All right, so to start with today's lecture, let us quickly revise what we learned yesterday. लास्ट सेशन में हमने बेसिकली डायमेंशंस क्या होता है वो इंट्रोड्यूस किया था, और डायमेंशंस का यूज क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। हमको एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट चाहिए, हमको पता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुआ है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सिंबल यूज कर लेते हैं। लेंथ के लिए एल लिखते हैं, टाइम के लिए टी लिखते हैं, मास के लिए एम लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए के लिखते हैं, करंट के लिए फॉर एग्जांपल सम बुक्स विल यूज आई, सम बुक्स विल यूज ए, तो डिपेंड करता है। तो सम बुक्स विल यूज आई, ओके। मोल के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेलोसिटी का यूनिट चाहिए तो मुझे पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ। तो व्हाट आई विल डू इज वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखने के लिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को L, टाइम को T, राइट। तो L रेज टू 1, T रेज टू 1। तो जब हम डायमेंशंस लिखते हैं बेसिकली, तो हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, दैट्स इट। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस आपके आ गए L रेज टू 1, T रेज टू -1। ये जो पावर है, ये जो इंडेक्स में नंबर है, पावर में इसको बोलते हो डायमेंशंस, राइट। तो हमने कल लिखा था द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स like length and time must be raised so as to obtain units of derived physical quantity। और ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन लिखा है मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। तो कुछ नहीं था, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल नहीं है, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसके यूनिट्स चाहिए। तो हमको पता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल से ही डिराइव हुआ है, तो हम फंडामेंटल के लिए सिंबल्स यूज कर लेते हैं। उसके पावर्स में कुछ नंबर आ जाएंगे, वो किस पे आएंगे, वो डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के ऊपर है कि पावर में क्या नंबर आएगा, ओके। तो ये जो पावर्स है, राइट, these are called as dimensions. Then we went ahead with finding out some dimensions. तो हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कल फाइंड किए थे, बाकी मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। तो इट्स ओके इफ यू हैव नॉट डन असाइनमेंट दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम से करना चाहिए आपने ये। तो नाउ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मास इज इन किलोग्राम, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड is nothing but momentum, okay। so किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में लिख दूंगा इसका SI यूनिट। और इसके डायमेंशन कैसे निकालोगे, मास के डायमेंशंस क्या आते हैं, मास के डायमेंशंस m रेज टू 1 होता है, राइट। वेलोसिटी क्या होता है L1 T -1, तो आ गया m1 L1 T -1, ये आ गया डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। तो इजी है, इट इज वेरी वेरी सिंपल टास्क, सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सिमिलरली फोर्स है मास है केजी में, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ऐसा यूनिट। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। सो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is called as 1 न्यूटन। तो आगे हम डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं 1 न्यूटन फोर्स मतलब कितना फोर्स। मान लो हमारे पास एक मास है जो 1 kg है, हमने इस पे एक फोर्स लगा दिया। किस पे फोर्स लगाया, 1 kg मास पे फोर्स लगाया। अगर ये फोर्स इस 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इसको बोल देंगे 1 न्यूटन फोर्स। So 1 Newton force is that force which produces acceleration of 1 meter per second square, right? When it is acted upon a mass of 1 kg. जब एक फोर्स 1 kg मास पे एक्ट हो रहा है और अगर उस फोर्स ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो उस फोर्स को बोलेंगे 1 न्यूटन, राइट।
सो एनीवेज हमारे तो डायमेंशंस फाइंड करना है, तो मास का डायमेंशंस आएंगे m1, मास इनटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने निकाल के रखे हैं यहाँ पे L1t minus 2, L1t minus 2, तो ये आ गया आपका डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन m1 L1t minus 2, m1 L1t minus 2, ओके। अभी m रेज टू 1 है एक्चुअली, लेकिन हम रीड करते हो m1 L1t minus 2 ऐसा रीड करते हैं इसको। इम्पल्स, इम्पल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम डिफाइन करते हैं इम्पल्स को, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, जब एक फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे बहुत स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जब जब लगेगा तब तब हम डिटेल्स देखेंगे। अभी हमारा काम है सिर्फ कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालना, सो दैट जब आगे हम बढ़ेंगे इस करिकुलम में, इस कोर्स में, तो आपको कम से कम याद होगा, हाँ डेंसिटी L रेज टू समथिंग समथिंग था, m1 L रेज टू -3 था, वेलोसिटी L1t -1 था। सो आवर टास्क फॉर नाउ इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस सम फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशंस। अब इम्पल्स का मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे या कभी खेला होगा या कभी देखा होगा, क्या होता है, बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन ने उस बॉल को हिट कर दिया और बॉल चल दिया। तो इन रियलिटी जब बैट और बॉल का कांटेक्ट हुआ, वो तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो बैट्समैन ने जो फोर्स लगाया है विद द हेल्प ऑफ बैट ऑन द बॉल, बॉल पे जो फोर्स लगा है, इट इज अ वेरी ह्यूज फोर्स, बट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो उस फोर्स को अगर मैं जितने टाइम तक बैट और बॉल कांटेक्ट में थे उससे मल्टीप्लाई कर दूं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इंपल्स। एग्जांपल 2, अगर आप फुटबॉल देखते होंगे या खेला होगा, तो जब फुटबॉलर बॉल को किक करता है, तो वापस सेम स्टोरी, फुटबॉलर ने विद द हेल्प ऑफ लेग बॉल पे फोर्स लगाया, बट दैट फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। एग्जाम्पल और एक, जब एक्सीडेंट होता है, कोलिजन, राइट, तो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स इंपार्ट कर रहे हैं, बट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्स, राइट। सो ऑब्वियसली ये न्यूटन में है, ये सेकंड में है, तो यूनिट इज न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमने क्या बोल दिया था, 1 न्यूटन बोल दिया था इसको। तो अभी आगे से फोर्स का मतलब होगा न्यूटन सेकंड, सॉरी इम्पल्स होगा न्यूटन सेकंड। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट डायमेंशंस, फोर्स का डायमेंशंस अभी अभी आपने देखा, फोर्स का डायमेंशंस क्या था, m1 L1 t minus 2, ये फोर्स का डायमेंशन है, इनटू टाइम, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इनटू टाइम मतलब t पावर 1, तो ये आपको मिल जाएगा m1 L1 t minus 1। दिस इज व्हाट यू हैव, इम्पल्स का डायमेंशन। वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये न्यूटन मीटर में आएगा, राइट। वेल इसको जूल बोलते हैं, बाय द वे, इसको हम जूल बोल देते हैं, तो दिस इज इन जूल, राइट। सो वर्क डन इज नॉर्मली एनर्जी विच इज मेजर्ड इन जूल। तो फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 t minus 2 इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मतलब L1, तो यह आ जाएगा आपका m1 L1 और 1 2 t minus 2, these are dimensional formula, this is dimensional formula for work done। well by the way, अब एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। आपने स्कूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा फॉर श्योर, ओके। व्हाट डज दैट टेल यू, आपको वो ये बताता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो वर्क भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है,
पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, तो ये सब एनर्जी है, तो वाई शुड यूनिट्स और डायमेंशन शुड चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स जूल, डायमेंशंस भी m1L2T-2। हम ये प्रूव करने वाले हैं। कैसे आया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। हाफ तो नंबर है, नंबर के तो डायमेंशन होते नहीं है। मास का डायमेंशन क्या आएगा? m1। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या थे? इफ यू सी L1T-1, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या थे? L1T-1, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब कितना? L2T-2। आ गया क्या? M1L2T-2, M1L2T-2 आ गया। मतलब अगर हमको वर्क के डायमेंशन पता है तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस भी वही आएंगे। सिमिलरली अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस निकालने हैं तो वो भी M1L2T-2 आएंगे, क्योंकि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब एनर्जी के ही फॉर्म है, तो वो भी प्रूव कर लेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh। m मतलब मास, m⁻⁴ g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है। मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन। देखो ऐसा है, हमारे पास एक टेबल था, टेबल पे एक ब्लॉक रेस्ट पे है, आराम कर रहा है, सिटिंग एट रेस्ट, राइट। हमने इस पे फोर्स लगा दिया, इस फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी चेंज होने लगा एंड इट स्टार्टेड मूविंग, राइट। पहले तो रेस्ट पे था, फोर्स लगाए तो वेलोसिटी बढ़ने लगा मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया? इस फोर्स ने प्रोड्यूस किया। अब मान लो ये वही ब्लॉक था, मैंने ऐसा हाथ में पकड़ा और उसको छोड़ दिया, मैंने जस्ट उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? वो नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अभी भी तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना उसका, पहले 0 था, फिर वेलोसिटी बढ़ गया, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। इस केस में एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर सेम क्वांटिटीज। सिर्फ इतना है कि पहले केस में फोर्स हमने लगाया था, दूसरे केस में फोर्स ग्रेविटी का है, अर्थ की वजह से है, तो बोथ आर सेम क्वांटिटीज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन वही आएगा जो एक्सेलरेशन का है, L1T-2 into h। h is height from ground। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में m मास होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, h हाइट होता है। हाइट मतलब लेंथ, रेज़ टू 1। तो ये आ गया आपका M1L2T-2 है क्या? M1L2T-2 है। सेम एग्जैक्टली सेम। ओके, गुड। तो व्हाट यू हैव लर्नड, एनर्जी किसी भी टाइप का हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, या फिर वर्क डन हो, या फिर हीट हो, उस सब के यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम ही होते हैं, राइट। तो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी मैं मेंशन कर रहा हूं, विथ टाइम जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर एक क्वांटिटी इन डिटेल डिस्कस होगा। अभी आपका काम सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला पता कर लो, यूनिट एंड डायमेंशंस फाइंड कर लो, दैट्स इट। वैसे ही प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इन न्यूटन, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। तो फोर्स के डायमेंशंस ले लो पहले। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? M1L1T-2, ये फोर्स के डायमेंशंस है। लुक हियर, दिस आर डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशंस। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ इनटू लेंथ मतलब लेंथ स्क्वायर, राइट। तो ये L⁻² जब ऊपर जाएगा तो L⁻⁻² हो जाएगा, तो L⁻⁻1 L⁻⁻2 मतलब L⁻⁻1 बचेगा। तो ये आएगा आपका M⁻⁻1
L रेज टू -1, T रेज टू -2, ये आ गए आपके डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, राइट। तो जिसने ये खुद से किया है वो आप वेरीफाई कर लो करेक्ट है कि नहीं। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट डायमेंशंस। Why did I give you this as an assignment? आगे समझेगा आपको, क्योंकि somewhere आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स और डायमेंशंस पता अगर होंगे तो जेई नीट के लिए जब हम प्रिपेयर करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन देखो खत्म, कोई सॉल्व नहीं करना हमको। I will take such examples during JEE NEET class. Now, let's start with new topic, that is uses of dimensional analysis. Uses of dimensional analysis. ये जो हमने डायमेंशंस के बारे में इतना इन डिटेल देखा है, इसका यूज क्या है? इसके 3 इंपॉर्टेंट यूज है। पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। देखो, सबसे पहले यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स में हम लोग करते क्या है। फिजिक्स इज जस्ट लाइक प्रिडिक्टिंग समथिंग। मतलब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे एक व्हीकल था, द व्हीकल वॉज मूविंग, इट वॉज एट पॉइंट ए। जब मैंने देखा तब पॉइंट ए पे था, पहले कहाँ था आई डोंट केयर, होगा जहां भी होगा। फिर मुझे ये बताना है कि पॉइंट बी तक आते आते कितना टाइम लग गया, या फिर पॉइंट बी तक आते आते कितना डिस्टेंस कवर किया, या फिर पॉइंट बी पे कितना वेलोसिटी होगा, या फिर पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो गिवन सम पैरामीटर, हमें कुछ पैरामीटर दिए होंगे और बाकी पैरामीटर हमको फाइंड करना होगा। दिस इज व्हाट यू डू इन फिजिक्स। तो इन स्कूल यू मस्ट हैव वेंट थ्रू, आपने स्कूल लेवल में कुछ काइनेमैटिक्स के इक्वेशन सीखे हैं, जैसे 1 v इक्वल टू u प्लस at। देखो, फिजिक्स में थ्रू आउट कुछ सिंबल जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। जैसे u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड। मतलब जब मैंने पहली बार उस व्हीकल को देखा, अगर उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, उसको मैं u से ही डिनोट करूंगा। इनिशियल स्पीड हमेशा u से डिनोट किया जाएगा। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने उस गाड़ी को देखा तो उसका जो भी स्पीड होगा उसको मैं v से डिनोट करूंगा। तो v हमेशा फाइनल स्पीड के लिए रिजर्व्ड है। तो याद रखना इसके आगे v मतलब फाइनल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड। ओके, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप या वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, बात एक ही है। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ, गाड़ी इज मूविंग विद सम स्पीड। ओके, t इज टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन, राइट। और एक फॉर्मूला आपने देखा होगा डिस्टेंस कवर्ड का, हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये फॉर्मूला था s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आपने देखा होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। ये 3 काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस आपने देखे हैं, राइट। अब मान लो मुझे याद ही नहीं है फॉर्मूला, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर था या at था या at क्यूब था, नहीं याद आ रहा। या फिर मुझे ये याद नहीं आ रहा कि s इक्वल टू u प्लस हाफ at था कि यहाँ पर ut था, नहीं याद आ रहा है हम लोगों को। तो
one thing which is very important in physics is, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे s मतलब डिस्टेंस लिख रहे हो, राइट, तो राइट हैंड साइड पे कितने भी टर्म हो, नो मैटर हाउ मेनी टर्म्स यू हैव, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने भी टर्म हो, राइट हैंड साइड पे कितने भी टर्म हो, हर एक टर्म का डायमेंशन मतलब यूनिट सेम ही होगा। मतलब अगर s डिस्टेंस है तो u और t का मल्टीप्लिकेशन भी डिस्टेंस होगा, a और t स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन भी डिस्टेंस होगा, राइट। तो अगर मैं v इक्वल टू u प्लस at लिख रहा हूं तो u का डायमेंशन L1 t माइनस 1 मतलब मीटर पर सेकेंड, तो v का, u का, at का सबका डायमेंशन सेम ही होगा। मैथमेटिक्स में आप कभी भी जब आप मैथ सीखोगे तो वहां पे भी इक्वेशंस आएंगे। मैथ्स में हम फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं करते, हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये लेंथ है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है, ये फोर्स है। लेकिन जब फिजिक्स में हो, व्हेन यू आर इन द डोमेन ऑफ फिजिक्स, तो अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हो तो उस इक्वेशन में अगर 2 टर्म, 3 टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म, जितने भी टर्म्स होंगे, सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। यू सिंपली कैनॉट राइट डाउन, आप ऐसा नहीं लिख सकते s इक्वल टू वी, ये क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। यू कैनॉट राइट डाउन s इक्वल टू a स्क्वायर बाई टी, नहीं लिख सकते, क्योंकि s मतलब मीटर, a स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, है ना, आपको पता है एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर, टाइम इज इन सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड रेज टू 5, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर अपॉन सेकंड रेज टू 5 है, ऐसा नहीं हो सकता। तो व्हेन यू आर इन द डोमेन ऑफ फिजिक्स, ये याद रखना, हर एक टर्म का, एक इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम एग्जाम के लिए गए, फॉर एग्जाम्पल वी वेंट फॉर जेई एग्जाम, नीट एग्जाम, मुझे याद ही नहीं आ रहा है फॉर्मूला क्या था, आई एम कंफ्यूज, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 था क्या, 80 स्क्वायर था क्या, नहीं याद आ रहा है। तो क्या करो, डायमेंशन चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है s, उसके डायमेंशन है l रेज टू 1, क्योंकि वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो l रेज टू 1 ही होगा, इट्स क्वाइट सिंपल थिंग, अगर डिस्टेंस है तो l रेज टू 1 ही होगा। फिर ut, u मल्टीप्लाइड बाई t करके देख लो, u मतलब स्पीड, वेलोसिटी, L1 t माइनस 1, t इस टाइम मतलब t1, तो ये t माइनस 1 और t प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली आपको l रेज टू 1 मिलेगा। हाँ, तो ये और ये क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन है, ओके। तीसरा बाकी है हाफ, हाफ तो नंबर है, नंबर का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, a इंटू टी, a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज L1 t माइनस 2, एक्सेलरेशन देख लो यहाँ पे L1 t माइनस 2 है, करेक्ट, एंड इनटू टाइम दैट इज t1। तो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करने गया तो L1 t माइनस 1 बचा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये l रेज टू 1 है, ये l रेज टू 1 है, ये L1 t माइनस 1 कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब हमारा इक्वेशन गलत है, इसका मतलब ये इक्वेशन तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। तो अब मैं यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ, टी स्क्वायर करता हूँ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। जब t रेज टू माइनस 2 और t रेज टू प्लस 2 है तो t तो हो गया कैंसल, तो t हो गया कैंसल, तो आपको मिल गया l रेज टू 1। मतलब अब सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम आ गए, सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम आने का मतलब ये होता है दैट यू आर राइटिंग करेक्ट इक्वेशन। इसमें भी एक छोटा सा लूप होल है, इसमें भी एक छोटी सी गलती के चांसेस अभी भी है। जैसे अगर आप ये भूल गए यहाँ पे हाफ था या फिर 2 था, देन नो वन कैन हेल्प यू आउट, या फिर यहाँ पे 4 था या फिर यहाँ पे 1/4 था, नहीं बोल सकते,
वो नंबर है, नंबर तो कुछ भी लिखो, डायमेंशन तो फिर भी सेम आएंगे। आप यहाँ पे 1/2 लिखो तो भी ये L raised to 1 L raised to 1 L raised to 1 होगा। यहाँ पे आप 1/4 लिखो या फिर ऊपर 2 लिखो, कुछ भी लिखो, नंबर है तो नंबर है। तो दैट इज व्हाट देयर इज अ लूप होल। बट छोड़ो, लूप होल की बात हम बाद में करने ही वाले हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या क्या लिमिटेशंस है वो देखेंगे। पहले स्ट्रेंथ क्या है वो देख लेते हैं। तो यू सी स्ट्रेंथ, मुझे अगर याद ही नहीं था, आई फॉरगॉट, अरे एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था कि यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अरे इक्वेशन लिख लो, जो भी याद आ रहा है लिख लो, फिर चेक करो हर एक टर्म के डायमेंशन सेम आ रहे हैं क्या। आ रहे हैं तो आपका इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर यू आर रॉन्ग समवेयर, राइट। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा। जैसे एक तो ये है ही s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, दूसरा हम v इक्वल टू यू प्लस एटी का ले लेंगे एग्जांपल। सो पहला use of dimensional analysis is to check the correctness of physical equation। जो भी physical equation आप लिख रहे हो वो सही है कि नहीं, वो चेक कर सकते हो आप। So in any equation relating, मतलब ऐसा इक्वेशन जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है, relating different physical quantities, different physical quantities, if the dimensions of all the terms on both the sides are the same, then that equation is said to be correct। ऐसा नहीं चलेगा, is said to be dimensionally correct, क्योंकि मैंने बताया ये नंबर का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। वो इक्वेशन डायमेंशनली भले ही सही है, वो इन रियलिटी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं वो हम नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो करेक्ट है। ओके, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या है कि थोड़ा इंग्लिश यहाँ पे हायर लेवल का है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। बट अगर आपको बेसिक वर्ड्स का मतलब पता है तो याद रहेगा। व्हाट डू मीन बाय होमोजेनियस? आपने ये ना होमोजेनियस वर्ड बहुत जगह पे सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस? होमोजेनियस मतलब क्या? सेम एवरीवेयर। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक ओशन में गए ना, सी या ओशन में, जहां पे भी रिवर में, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर। स्टैंडिंग मतलब बोट है, बोट पे हो आप या स्विमिंग कर रहे हो, जो भी है। यू लुक हियर, यू लुक इन एनी अदर डायरेक्शन, सब सेम ही दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एवरीवेयर, दैट इज होमोजीनियस। अभी आइसोट्रोपिक के साथ इसका कंफ्यूजन भी होता है। व्हाट इज होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब यहाँ पे जितना वाटर है उतना ही वाटर यहाँ पे है। सो होमोजीनियस मतलब ये होता है कि किसी भी मीडियम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर सेम है, राइट, दैट इज होमोजीनियस। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का मतलब क्या है?
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये है कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है. You look at first term on the left hand side, you look at third term on the right hand side, you look at fifth term on the left hand side. कोई भी टर्म देखो सबके डायमेंशन सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट? तो एग्जाम्पल हमने एक लिया, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. v इक्वल टू u प्लस at, राइट? तो v के डायमेंशंस तो आपको पता ही है, फाइनल वेलोसिटी है L1 t minus 1. u के डायमेंशंस आपको पता ही है, ये भी वेलोसिटी है बट इनिशियल है L1 t minus 1. at के डायमेंशंस आपको पता ही है, a के डायमेंशंस है L1 t minus 2 और t टाइम मतलब t raised to 1, मतलब ये आ गया आपका L1 t minus 1. तो आपको ऑलरेडी पता ही है डायमेंशंस. तो यू सी all these terms have same dimension, so you can say as the dimensions of left hand side and right hand side are the same, these two given equations are dimensionally correct, since all the terms, since as the dimensions of left hand side and right hand side are the same, the given equations are dimensionally correct. Just a minute. The given equations are dimensionally correct. ओके, ये था पहला यूज. अभी सेकंड यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज टू establish relationship between, to establish the relationship between related physical quantities. One of the most important uses of dimensional analysis is, हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है, हमको याद ही नहीं है. मैं एग्जांपल लेता हूं. हमारे पास एक पेंडुलम है. आपको पता है पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, उस पे एक बॉब है. उसको हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो क्या होगा? वो A से O पे आएगा, O से B पे जाएगा. ओके, तो क्या हो रहा है? इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, राइट? हमको पूछा है कि टाइम पीरियड फाइंड करो. इक्वेशन ही याद नहीं, कहां से फाइंड करें? तो there's a trick. अब टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करेगा? लॉजिकली सोचो. इस पेंडुलम के पास क्या क्या है? एक तो लेंथ है, एक तो ये नीचे जो बॉल लगा है उसके पास मास है, और जब मैं ए पॉइंट पे लाके उसको छोड़ दिया तो वो नीचे क्यों गया? ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि मैंने जब रिलीज किया तो उसका स्पीड बढ़ते गया, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी. मतलब टाइम पीरियड, मतलब ए से निकला था वापस ए तक आने के लिए, ए से निकल के वापस ए तक आने के लिए जितना टाइम लगेगा वो इन तीन पैरामीटर पे ही डिपेंड करेगा. इट कैन डिपेंड ईदर ऑन मास और ऑन लेंथ, राइट, और ऑन जी, और
या फिर इन तीनों में से 2 पे या फिर तीनों पे। करेक्ट। हमको नहीं पता किस पे डिपेंड करता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव करते हैं। वी नो नथिंग, हमको कोई थ्योरी नहीं पता है इसका, हमको सिर्फ पता है पेंडुलम को छोड़ दिया मैंने, अरे वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या है, लेंथ है, मास है, जी है। तो मैं मान लूंगा, आई विल अज्यूम कि टाइम पीरियड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन कैसा प्रोपोर्शनल? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू 1/m है, या टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू m है, या 1/m² है, या फिर m⁻² है, m⁻³ है, m⁻⁴ है, आई नो नथिंग। तो मैं बोलूंगा इन जनरल लेट्स से m⁻a, सम पावर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 जो भी होगा वो देखेंगे बाद में। फिर हम बोलेंगे same is true for length, time period depends on length, L⁻b, सेम स्टोरी, लेंथ रेज टू 1 या 2 या 3 मुझे नहीं पता, और बाद में आएगा वो -1 -2 आई डोंट नो, मे बी हाफ, मे बी -हाफ, ठीक है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू g⁻c, गुड। तो 3 चीजें थी इस पेंडुलम के पास, एक तो उसका मास, एक तो लेंथ, मोशन के परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हाँ तो फिर बोल देंगे, फिर हम बोलेंगे कि चलो तीनों को कंबाइन कर देते हैं। तो टाइम पीरियड is proportional to mass raised to a, length raised to b, g raised to c। फिर आपको पता होगा मैथमेटिक्स, टाइम पीरियड, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख दो, ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख दो, m⁻a, L⁻b, g⁻c, राइट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं है, ओके, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसकी बात हम बाद में करने वाले हैं, फिलहाल तो जो टास्क है वो कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो जो क्वांटिटी है सबके डायमेंशंस लिख लेंगे, तो और जो जो रिस्पेक्टिव पावर हमने लेके रखे हैं वो पावर लिखेंगे। मैंने के डायमेंशन नहीं लिखे क्योंकि के डायमेंशन लेस है, के इज जस्ट अ नंबर है, डायमेंशन नहीं होता है, राइट। टी क्या था? टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड क्या होता है? t⁻1 होता है। m क्या था? मास था, मास क्या होता है? m⁻1 होता है। l क्या था? लेंथ था, लेंथ क्या होता है? l⁻1। g क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब L1t-2, करेक्ट। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ t का पावर 1 है, तो m0 L0 t1, ओके, m0 L0 t1 इक्वल टू m⁻a, L⁻b और L⁻c t⁻−2c। तो कुछ नहीं, सिर्फ रेस कर दिया, दैट्स इट, ओके, राइट, गुड। तो अब m0 L0 t1 इक्वल टू m⁻a L⁻b प्लस c t⁻−2c। अभी अभी मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी, राइट हैंड साइड पे वही क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी में मास का जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड में मास का जो डायमेंशन है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब हम इक्वेट करेंगे, किसको इक्वेट करेंगे? हम इक्वेट करेंगे डायमेंशंस को, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में मास रेज टू 0, राइट हैंड साइड में मास रेज टू a, मतलब a इक्वल टू 0। लेंथ रेज टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेंथ रेज टू b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल टू 0। टाइम रेज टू 1, तो 1 इक्वल टू -2c, मतलब व्हाट यू ऑब्टेन हियर इज a 0, b इक्वल टू -c, c इक्वल टू -हाफ। अभी b इक्वल टू -c है तो b इक्वल टू माइनस ऑफ -हाफ, मतलब b इक्वल टू +हाफ। तो क्या क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया a की वैल्यू 0,
बी की वैल्यू हाफ, सी की वैल्यू माइनस हाफ। अब ए, बी और सी की वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू के जो नंबर था m रेज टू 0, मतलब मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। l लेंथ रेज टू a, सॉरी b क्या है हाफ, और g रेज टू c, यू हैव g रेज टू c, g रेज टू c कितना है माइनस हाफ। तो t क्या आ गया k, m रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, l रेज टू हाफ और g रेज टू माइनस हाफ तो नीचे गया, हाफ मतलब रूट, तो अंडर रूट ऑफ k, सॉरी t इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो बन गया आपका फॉर्मूला फ्रॉम स्क्रैच। हमें कुछ पता ही नहीं था और हमने बैठे बैठे एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना दिया। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आपको अगर नहीं पता फॉर्मूला, डजंट मैटर, हमको ये तो पता है कि किस किस पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि पेंडुलम के पास लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा है ही क्या, नथिंग। तो हमने क्या बोला, चलो मान लेते हैं मास पे डिपेंड करता है m रेज टू a। मास पे कैसा डिपेंड करता है नहीं पता ना, हमको पता है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 माइनस हाफ, नहीं पता। तो जनरली m रेज टू a, ओके, l रेज टू b, g रेज टू c, फिर तीनों को कंबाइन कर दिया तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a, l रेज टू b, g रेज टू c। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक कांस्टेंट यहां लिखते हो, राइट। ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन नहीं है। अगर इसके डायमेंशन हुए तो क्या होगा, वो कल के लेक्चर में है। ओके, राइट। सो जब डायमेंशंस ही नहीं है तो फिर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस स्टेप के आगे क्या कर रहे हैं हम, हर एक टर्म के डायमेंशंस लिख रहे हैं। तो टाइम का डायमेंशंस, टाइम t raised to 1, मास, लेंथ g। What is dimensions of time? t raised to 1, dimensions of mass m raised to 1, length का l raised to 1, g का acceleration का l raised to 1, t raised to -2। ओके, फिर मैंने आपको बताया था अभी अगर यहाँ पे सिर्फ t raised to 1 है तो लेंथ और मास नहीं है, तो m raised to 0, l raised to 0 लिख दो। नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता है, m raised to 0 है ना, नहीं मतलब क्या है, m raised to 0 है, l raised to 0 है। फिर going back to this particular application, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों में जितने भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशन सेम होंगे। सबके डायमेंशन सेम होना का मतलब क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास m रेज टू 0 है तो राइट हैंड साइड पे अगर m रेज टू a है, इसका मतलब a इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, वैसे ही लेंथ रेज टू b प्लस c है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ रेज टू 0 है, तो ये आना चाहिए आपका b प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलरली -2c आपका आना चाहिए इक्वल टू 1। अगर ऐसा नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकते फिर। ओके, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, वो मैं कल बताने ही वाला हूँ। सो इक्वेटिंग डायमेंशंस a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0, -2c इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने का मिल गया a 0, b हाफ, c माइनस हाफ, मतलब टाइम पीरियड का आपको इक्वेशन मिल गया अंडर रूट ऑफ l बाई जी इंटू के। मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब ये मास 10 किलो हो या 10,000 किलो हो, टाइम पीरियड विल बी द सेम। ए से बी, बी से ए आने तक के लिए सब 10 किलो, 100 किलो, 1.1 किलो, 2.22 किलो, 1000 किलो, 10,000 किलो, दे विल टेक सेम टाइम। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, वी ट्राइड इट आउट, ट्राई इट आउट। अर्थ पे पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, एयर रेजिस्टेंस है। जब ये मास नीचे जाएगा तो एयर का रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो जब हम टाइम पीरियड का इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं ना, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया है,
तो जब एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है उस केस में, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, इन दैट केस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, बिकॉज वहां पे अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, right? So this is very interesting thing. From scratch, from knowing nothing, you can in reality derive formulas. कुछ नहीं भी पता होगा, formula भूल भी गए, doesn't matter, you can derive. So we should stop here for today and more will be in the next session.